Hello everyone. In this lecture, you will learn about the Huygens principle and verification of the laws of reflection and refraction with the help of this Huygens principle. Okay. So basically, what is the Huygens principle? Huygens principle is just that the wavefront, each point of the wavefront acts as a secondary source of waves. Okay, and they emit the waves, secondary waves, which we also say is the wavelets in all the directions, excepting the forward direction. Okay, forward direction को छोड़कर, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सेप्टिंग द बैकवर्ड डायरेक्शन, बाकी रिमेनिंग सारी डायरेक्शन में वो वेव फ्रंट्स को इमिट करता है. तो हर पॉइंट जो हम एक वेव फ्रंट का लेते हैं, दैट ईच पॉइंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी, सो दैट इज द हाइपोथेटिकल, है ना. दिस कॉन्सेप्ट और दिस principle is a hypothetical principle, but with the help of this principle we can explain the laws of reflection and refraction by the wave theory of light. Okay, in that case we only in case of the ray optics we only discuss that what is the reflection and what is the refraction. We do not prove that phenomena of the light, but here we will prove that both the phenomena with the help of wave nature of light. Now what is the ray and wave front? As we discussed earlier, ray is just the path traveled by the light. Okay, in which the light travel its path, that is called the ray. And wavefront is what? Wavefront is the locus of all those points which are vibrate with the same phase angle, or all the waves reaching there with the same phase angle, that is called the wave front. तो वेव फ्रंट जो है हमारा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा रे के, या रे की डायरेक्शन एक वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो ये रे में और वेव फ्रंट में डिफरेंस है. इस डिफरेंस को भी अपने को ध्यान में रखना है. अब सपोज करो कि ये अगर हमारे पास में एक वेव फ्रंट है, क्लियर, सपोज दिस इज द वेव फ्रंट, देन इट्स ईच पॉइंट बिहेव लाइक अ न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर, हर पॉइंट इसका क्या, किस तरह से बिहेव करेगा, एक नया लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. एंड इट विल इमिट द वेव फ्रंट इन ऑल अदर डायरेक्शंस एक्सेप्टिंग द बैकवर्ड. वैसे उसको भी हम थियोरेटिकली तो लेके, लेकिन एक्चुअल में पीछे की तरफ नहीं जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा. तो ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, और इसका भी एक इस तरह से सर्कुलर हम कह सकते हैं वेव फ्रंट रहेगा. इस सोर्स का भी सर्कुलर वेव फ्रंट रहेगा, एंड सो ऑन. तो दिस इज द सेकेंडरी वेव्स जो मैं रे से बता रहा हूं. यहाँ पर स्ट्रेट मैंने प्लेन वेव फ्रंट लिया है फॉर एग्जांपल. तो इसका जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा दैट विल बी लाइक दिस. जितने भी ये वेव फ्रंट्स यहाँ सेकेंडरी बने, इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पर टेंजेंशियल, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पर ये टेंजेंशियल होंगे लाइक दिस. ओके, तो पूरे 3D में हम इसको वैसे ले सकते हैं, पूरा 3 डायमेंशनल. एक सोर्स है तो उसके सराउंडिंग पॉइंट सोर्स अगर होता है तो उसके सराउंडिंग जो वेव फ्रंट होता है दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और इस वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड हम लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रंट दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा. इसको 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा यहाँ पर एंगल है बिटवीन द रे एंड डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट और रे की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल को यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर सपोज करो कि अगर वेव फ्रंट की डायरेक्शन बैकवर्ड है, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए थीटा क्या होगा, दैट विल बी पाई, और 180 डिग्री वी कैन से. सो इन दैट सिचुएशन दिस एम्पलीट्यूड विल बिकम 0. एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू, या एक बार चलो मैं प्लस की फॉर्म में लिख दूं, 1 प्लस कॉस पाई विच इज 1 माइनस 1 इज 0.
यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड नहीं होगा, यानी वेव फ्रंट ही नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली भी नहीं होता है। एक सोर्स से अगर लाइट इमिट हो रही है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट होती है, बैकवर्ड में अपने आप प्रोपोगेट नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकली एविडेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये कंसीडर करते हैं कि इस वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कितना है, 1 प्लस कॉस पाई या 1 प्लस कॉस थीटा है। तो पाई में वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अदर डायरेक्शंस में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ वेव फ्रंट, जैसे पॉइंट सोर्स का रहता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो मोशन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक वेव फ्रंट मैंने इस येलो लाइन से यहाँ पर ड्रॉ किया है, सपोज इट इज ए बी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट है उसको मैंने सी डी लिया है, और एक प्लेन वेव फ्रंट हमने इसको रखा है। ऐसे ही हम एक कर्व्ड वेव फ्रंट भी ले सकते हैं, लाइक स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को भी इसी तरह से शो कर सकते हैं। क्लियर? सो इसका प्रिंसिपल लिख लो एक बार। और ये जितने भी सेकेंडरी वेव्स हैं, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वेव जो लाइट होती है उसकी स्पीड जो है वो c इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उसी स्पीड से ये जो वेव्स होंगी, ये सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स जिनको हम कहते हैं, दे ऑल्सो ट्रेवल विद द सेम स्पीड। ओके, तो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, each point of a wave front behave like a new fresh source of light, and emit the secondary waves called wavelets, and they travel with speed of light. क्लियर? तो ये हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल है जिसमें हम हर पॉइंट जो वेव फ्रंट का है उसको हम एक न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, और वो इमिट करता है सेकेंडरी वेव्स को। वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट डेफिनेटली स्फेरिकल ही होगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड वेवलेट्स एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। तो वो सब वेव फ्रंट्स जो हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स जिसको हम कह रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स जिनको कह रहे हैं, वो सारे के सारे सी की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें फिर एक न्यू वेव फ्रंट वहां पर मिल जाता है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी अगेन गेट अ न्यू वेव फ्रंट। So that wavefront again have all the points as a new fresh source of light. तो हर बार हम जब एक वेवफ्रंट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, फोर्थ पे जाते हैं, हर वेवफ्रंट पे पॉइंट को हम एक नया लाइट सोर्स कंसीडर करते हैं। मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल चीज है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट इसको कंसीडर करने से हम कई बार, जैसे हमने डिफ्रैक्शन में भी डिस्कस किया था कि सिंगल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन शो किया जाता है तो ये कंसिडर करते हैं कि हर पॉइंट उस स्लिट का सेकेंडरी वेव्स को इमिट कर रहा है, और उन्हीं सेकेंडरी वेव्स में हम ऑल्टरनेटिव पाथ डिफरेंस को λ/2 करके जब दो डिवीजन करते हैं उस वेव को स्लिट का, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पॉइंट पर 0 शो कर देते जब पाथ डिफरेंस टोटल लैम्बडा हो और दो सक्सेसिव रीजंस का λ/2 हो।
तो वो हमने इसी वेवलेट्स की थ्योरी से या सेकेंडरी वेव्स की थ्योरी से वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो सिमिलरली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के लॉज भी हम इस हाइगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बार ये डायग्राम जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड होगा, और द एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम जो लेते हैं, द वेव फ्रंट has amplitude equals to 1 plus cos theta, and where this theta is the angle between ray and direction of wavefront. For backward wave direction, theta will be equals to pi, and hence the amplitude will be 0. So no motion of wavefront या motion of waves या wavelets कह देते हैं in backward direction, in backward direction. क्लियर? अच्छा, एक रे में और वेव में डिफरेंस मैं बता देता हूं। रे इज द पाथ ट्रेवल, ये इसका पार्ट नहीं है बट एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इन डेफिनेशन है, पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। और वेव फ्रंट की डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, क्लियर, कि लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स आर व्हिच आर एट द सेम फेज एंगल। और एक लाइन ये लिख लो कि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे जो होती है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये जैसे हमने कहा था ना, equipotential surfaces are perpendicular to electric field या electric field line is perpendicular to EPS. Similarly rays are perpendicular to wavefront. तो wavefront actually वैसा ही concept है जैसा हम equipotential surfaces को लेते हैं। वहाँ imaginary surfaces थी, phase वहाँ potential constant था surface के हर point पर, ये भी imaginary surface है, यहाँ पर phase angle constant है हर wavefront के ऊपर, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करते वेव फ्रंट भी एक दूसरे को, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर जो फेज एंगल्स हैं वो सेम होंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स जो है वो फेज एंगल्स को इंटरसेक्ट करके सेम फेज एंगल बना रहे हो, क्योंकि एक वेव फ्रंट का फेज एंगल कुछ और होगा, दूसरे वेव फ्रंट का फेज एंगल कुछ और होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो वैल्यूज एक साथ वेव फ्रंट के फेज एंगल्स की आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए वेव फ्रंट्स इंटरसेक्ट भी नहीं करते। ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसको ध्यान रखना, कभी कभी 1-2 मार्क में आ जाता है, और जब भी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करने होंगे तो आपको पहले इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद में आप उसको प्रूव कर पाओगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर वेरीफाइंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शंस लॉ with the help of this Huygens principle. Okay, so as we know there are two laws of the reflection. The first one law is the angle of incidence equals to angle of reflection, and the second law is the plane in which the incident ray, normal and the reflected ray will be the same, means all three these three will lies in the same plane. Okay, so these two laws we will verify here. So एक डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इस डायग्राम में देखो PA and QD are two rays, ये दोनों क्या है, यहाँ पर रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? PA and QD are the incident rays है, incident rays. Similarly this AR and DS, AR and DS are the reflected rays, are the reflected rays. AR and DS, they are the reflected rays. This AB is the plane wave front. ये AB जो है यहाँ पर AB और CD, AB तो है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और CD है रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि लेट AB and CD are incident and reflected wave front.
अब देखो वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है ना, रिफ्लेक्टेड प्लेन कर देता हूं, प्लेन वेव फ्रंट्स रेस्पेक्टिवली। तो इन दिस सिचुएशन ये अगर वेव फ्रंट्स है और प्लेन है तो इनके प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका प्लेन कैसे है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। इसका ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट इसका है, तो ये भी हम यहां मेंशन कर देते हैं रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पेपर or perpendicular to the plane of board. So here these two wave fronts AB and CD will be perpendicular to the plane of board. इस बोर्ड के प्लेन के ये दोनों वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर हम यहाँ पर इन एंगल्स को देखें, है ना, एंगल आई और एंगल आर को, तो ये एंगल आई और आर कैसे हुआ, देखो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब अगर हम यहाँ इस एंगल को देखें तो ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, ये कितनी है डायरेक्शन, ये 90 डिग्री पर है ना, तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा। और ये दोनों भी देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दीज टू साइड्स। क्लियर, देखो मैं एक बार ऐसे बना के बता देता हूं मैं इसमें, ये कुछ इस तरह से, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। अगर हम कहें ये एंगल आई है तो ये एंगल होगा 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल वापस हो जाएगा आई। समझ में आया? देखो ये थी इंसिडेंट रे, फिर बता रहा हूं मैं, ये है अपना ये सरफेस और इसको मैंने लिया है नॉर्मल। मैंने कहा कि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो उस सिचुएशन में अगर इस एंगल को हम आई ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री है ना टोटल एंगल, इसीलिए ये डिस्टेंस क्या होगी 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई है तो टोटल अगेन 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई जो इक्वल्स टू आई रह जाएगा। तो इसीलिए ये एंगल इधर वाला क्या हो गया, आई हो गया। इसी ट्राइंगल में ए बी डी ट्राइंगल में जाना है अपने को। Similarly, if I say that this angle is angle of reflection R, तो again this angle will be 90 minus R। वही कॉन्सेप्ट उधर भी लगेगा जिधर हमने I के लिए यूज लिया। और अगर ये 90 माइनस R है तो ये वापस से R आ जाएगा, this angle will be R। Clear? तो in this case we says that this angle and this angles I and R। अब हमें यहाँ प्रूव ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABD और ये जो ट्राइंगल है ACD दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो उस सिचुएशन में I एंगल R एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ होगा जहां हम ये शो करेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। सो इसको मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कंसीडरिंग a plane wave front AB perpendicular to plane of paper incident on a surface XY। इस सरफेस का नाम मैं दे रहा हूं XY, सरफेस XY at an angle I। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल I पर हमने इसको इंसिडेंट किया है, यानी वेव फ्रंट जो है या रेस जो है वो I एंगल पर इंसिडेंट है, वेव फ्रंट नहीं है, सॉरी वेव फ्रंट के लिए एंगल नहीं है। द इंसिडेंट रे PA makes angle I with normal। क्लियर? सिमिलरली अब देखो ध्यान देना, यहाँ हाइगन प्रिंसिपल कैसे यूज लेते हैं। जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, यानी इस वेव फ्रंट से आने वाली सारी लाइट्स जो है वो 1 बाय 1 यहाँ इंसिडेंट होगी। हर पॉइंट इसका सेकेंडरी सोर्स है। ईच पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और अगर इसका हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट को या रेस को इमिट करेगा।
और उस सिचुएशन में इस A से D पर रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर है सपोज करो जिससे रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मूव करेगी। हम केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहे हैं एक वेव फ्रंट के, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी इंटरनल रेज हैं जो यहाँ इसके पैरेलल चल रही है। There are so many light rays which move or travel parallel to this one. So when they move parallel, they incident, each wave will incident at this surface AD and then they will directed in this direction or reflected in this direction at the angle R. सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R है, क्योंकि हर पॉइंट पर वो नॉर्मल आगे शिफ्ट होता जाएगा। समझ गए? तो इस सिचुएशन में हम यहां पर कहेंगे कि ऑल्सो लेट एंगल ऑफ लेट द, या एक बार हाइगन्स प्रिंसिपल से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल each point of AB will behave as secondary source and emit wavelets। ठीक है, ये क्या करेगा, वेवलेट्स को इमिट करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लैंग्वेज है इसमें, ज्यादा डेरिवेशन की स्टेप्स नहीं है। एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस एज CD वेव फ्रंट। CD वेव फ्रंट की फॉर्म में ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा इस सरफेस से। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए रेज जो है एंगल क्या बना रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहां पर हम बता देंगे। लेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज R। ठीक है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम R ले रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। Now we will take these two triangles। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं हम यहां पर, बट उससे पहले यहां इस सिचुएशन में ध्यान देना, जो टाइम B से D लाइट रे को आने में लगेगा, C की स्पीड से चल रही है, क्लियर। तो जो टाइम B to C, क्योंकि देखो इससे पहले ये दोनों क्या है, पैरेलल है, PA और QB दोनों की डिस्टेंस सेम है, और इसके बाद यानी CD के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जो डिस्टेंस B to D रे ने आने में लगाई है, जो टाइम वही टाइम A to C जाने में लगेगा। और सपोज करो कि अगर ये मीडियम जो है ये एयर है, तो डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड को हम डिस्टेंस से लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम A to C इट इज CT एंड फ्रॉम B to D इट इज ऑल्सो CT, जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम में लिखा था। तो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जल्दी से। कंसिडरिंग हियर द टाइम टेकन बाय ray from A to C and B to D will be same। ये जो टाइम होगा, ये एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, एंड या इसको हम मान लेते हैं से इट इज T, एंड लाइट ट्रेवल विद स्पीड C। इसकी जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, स्मॉल c ले रहा हूं मैं, क्योंकि c हमने इस पॉइंट का नाम भी लिया हुआ है, तो वो c पॉइंट का नेम और ये स्मॉल c डिफरेंट है। देयरफॉर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस
AC और BD, ये दोनों डिस्टेंसेस यहाँ इक्वल होंगी एंड दे विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दे विल बी इक्वल्स टू स्मॉल c into t. Speed into time will be the distance. Speed into time will be the distance. So now अब ये हमारे पास में सपोज करो इक्वेशन 1 आ गई. इन ट्राइंगल्स, अब दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम वन बाय वन. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. देखो AD साइड के इक्वल है, कॉमन साइड है ये. क्लियर, दीज आर कॉमन साइड. एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल ACD के. ये दोनों एंगल कितने हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री. परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, मैंने जो शो किया है, तो दे आर 90 डिग्री, इक्वल एंगल हो गए. और जो अभी हमने लिखा AC इज इक्वल्स टू BD. क्लियर, और ये दोनों किसके इक्वल है, CT के इक्वल है. C को मैं स्मॉल c ऐसे लिख रहा हूं रनिंग में. तो अगर हम दो ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल को इक्वल शो कर देते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रेंट बन जाते हैं. ओके, तो यहां हम क्या लिखेंगे, हैंस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. टू ईच अदर. ठीक है, सिमिलर नहीं है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं. और देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद, कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ACD. एंड हेंस वी कैन से दिस डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा R. हेंस प्रूव. ये फर्स्ट लॉ इसका प्रूव हुआ रिफ्लेक्शन का, कि आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल्स में दो साइड और एक एंगल को इक्वल शो करना है, और कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी अब दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ये है, रेस्पेक्टिव सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती है. क्लियर, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लॉ बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल. सो टेक द स्क्रीनशॉट. Now we prove the second part of the law of reflection, and second part is the incident ray, normal and the reflected ray, all three lies in the same plane. तो उसको कैसे प्रूव किया जाता है उसको समझना. हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो दिस रे PA जो इंसिडेंट रे है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट. क्लियर, AB जो वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर है. This surface XY is perpendicular to normal, and this reflected ray is also perpendicular to this wavefront. Clear? देखो तीन तो रेज हैं, लाइन है, एक्सिस है, और तीन प्लेन है. समझना, एक तो ये प्लेन हुआ और ये लाइन हुई, एक ये लाइन और ये प्लेन. क्लियर, और एक ये लाइन और ये प्लेन. और हम कह रहे हैं कि ये तीनों ही प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है. समझना, इसी तरह से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए लिख रहे हैं. तो मैं एक बार इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूं. यस, देखो सपोज करो कि ये वेव फ्रंट है प्लेन और ये इंसिडेंट रे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए. ये XY सरफेस और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और हम कह रहे हैं कि दिस वन एंड दिस वन लाइंग इन द सेम प्लेन. तो डेफिनेटली ये तीनों भी एक ही प्लेन में हो गए ना. लैंग्वेज में ही लिखना है. तो अगर ये तीन प्लेन, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तीनों ही अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये जो रे है इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये तीनों ही एक प्लेन में होगी बाय द ज्योमेट्री. ओके, तो इसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे सिंपली ऑल्सो
since the incident ray perpendicular या normal to, ठीक है, perpendicular to incident wave front AB, normal is perpendicular to surface XY and reflected ray perpendicular to wave front या reflected wave front कह सकते हो CD, and since XY AB and CD are perpendicular to plane of paper, ये तीनों क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, सो द PA NA या N1A कह सकते हैं एंड AR आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सॉरी आर लाइज इन द सेम प्लेन, है ना, ये एक ही प्लेन में होगी, आर लाइज इन द सेम प्लेन, and this proves the second part of the Snell's law, sorry law of reflection, ये law of reflection के second part को prove कर रहा है. Okay, so write down, yeah, take the screenshot fast. Now we are taking the law of refraction. Law of refraction by Huygens principle. Again we consider, अब यहाँ हमें दो मीडियम लेने हैं, एक μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्शन में यही होता है, दो हमें मीडिया लेने होते हैं. और सपोज करो कि ये एक वेव फ्रंट है और यहाँ पर मैं μ1 को लेस ले रहा हूँ μ2 से, तो ये हो गया रेयर और ये हो जाएगा डेंसर. ठीक है, द फर्स्ट वन इज रेयर एंड सेकेंड वन इज डेंसर. So in this situation, suppose that this is the incident ray, यहां पर ये है नॉर्मल और ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होती है. इसी के जस्ट पैरेलल हम एक और वेव फ्रंट यानी रे ले रहे हैं like this, and here also this one is the normal and it also reflect in this direction like this. Clear? अब अगर मुझे यहाँ पर वो प्लेन वेव फ्रंट शो करना हो तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज सेम XY, here this point is A, this point is B, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहां से यहां पर like this. Clear? This is perpendicular here and this one is perpendicular here, and this is suppose C and this point is D. ये जो पॉइंट है इसको मैं D कह रहा हूं. Now look here, this angle is angle of incidence I. तो अगेन वही प्रॉपर्टी देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये 90 माइनस आई होगा, तो इधर वाला एंगल क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा. दिस इज आई, दिस वन इज 90 माइनस आई एंड दिस इज 90 माइनस आई, दिस विल बी आई. सिमिलरली इफ दिस एंगल इज आर, अगर हम कहें क्या ये एंगल आर होगा ना, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये 90 माइनस आर होगा और ये एंगल यहां पर आर बनेगा. क्लियर? ये एंगल यहां पर आर बनेगा, ये आई और ये आर. दोनों ट्राइंगल में एक में साइन आई फाइंड करना है, एक में साइन आर फाइंड करना है और दोनों को डिवाइड करना है.
क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ आता है। तो सेम वही प्लेन वेव फ्रंट लिया ए बी, यहाँ प्लेन वेव फ्रंट लिया सी डी, और एक है इंसिडेंट एक है रिफ्रैक्टेड, और हर पॉइंट उसका सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो वेवलेट्स को इमिट करेगा, और उस सिचुएशन में यहाँ हर पॉइंट जब इंसिडेंट होगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा। अब यहाँ भी इस सिचुएशन में भी देखो, अगर मैं कहूँ कि इस ए बी से पहले ये दोनों पैरेलल है, मैं एरो बना देता हूँ, चलो ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड है। अब वेव को मैं रे क्यों बना रहा हूं, मैंने समझाया था, वेव एक्चुअल में होगी वेव ही, लेकिन जिस डायरेक्शन में चल रही है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वहां हम रे बना देते हैं। समझ में आई बात? रे और वेव, सपोज करो कि ये हमारे पास में अगर एक वेव है तो ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेटेड है, तो ये वाली हम रे लेते हैं एक्चुअल में, बट एक्चुअल में होती वो वेव है इस तरह से। यानी यहां भी ऐसी वेव होगी, यहां भी ऐसी वेव होगी, हर पॉइंट पर वेव होगी बेसिकली, जो इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, सभी से वेव पास होगी जो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, तो वो रिफ्रैक्शन हम इस तरह से लेते हैं। क्लियर? इसको तो हम कहेंगे वेव, और इसको हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, या पाथ जो ट्रेवल किया उसने, जिस पाथ के अलोंग चल रही है वो हो जाएगी रे। सिंपल है। अब यहां भी मैं ये कहूंगा कि ए और बी से पहले देखो दोनों पैरेलल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए, सी डी के बाद में भी पैरेलल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो जो टाइम यहां बी टू सी में लगेगा वो ही टाइम यहां पर ए टू डी के लिए लगेगा। ओके, जो टाइम बी टू सी के लिए लगेगा वही टाइम ए टू डी में लगेगा, लेकिन इस बार स्पीड अलग अलग है, इसीलिए डिस्टेंस डिफरेंट आ रही है। देखो वहां पिछले वाले डायग्राम में डिस्टेंस भी इक्वल लग रही थी, लेकिन यहाँ डिस्टेंसेस अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है, और रेयर टू डेंसर में तुम्हें पता है स्पीड कम हो जाती है, तो सेम टाइम में डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि B से C की जो ये डिस्टेंस है ये है V1t, और A से D की जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज V2t, यानी यहाँ V2 वेलोसिटी है, यहाँ V1 वेलोसिटी है। टाइम सेम था बट वेलोसिटीज डिफरेंट होने के कारण ये डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट आ रही है ना। अगर ये सिचुएशन है तो V1 यहाँ ग्रेटर होगा ना V2 से, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, और V1 अगर ग्रेटर है तो V1t भी ग्रेटर होगा V2t से, जो हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। क्लियर? चलो एक बार इसको अब इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम साइन आई साइन आर फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल्स में, एंड देन वी डिवाइड देम। क्लियर? सो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था यहाँ। So considering a plane wavefront AB incident from rare to denser interface, ठीक है, denser SER होता है, सॉरी, denser interface XY, it refracted as wavefront CD, both या तीनों ही, देखो सरफेस भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? हियर AB, XY and CD are perpendicular to planes of paper, perpendicular to plane of paper, perpendicular to plane of paper. Clear? So ये सब क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, जो डायरेक्शन मैंने शो कर दी है वैसे। If I and R are angles of reflection and refraction, ठीक है, एंगल है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, देन
अगर आई और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो उस सिचुएशन में इन ट्राइंगल ABC एंगल B विल बी आई। अब वो कैसे आता है मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आई है तो 90 माइनस आई और ये आई हो जाएगा। एंड इन ट्राइंगल ADC या ACD एंगल C विल बी इक्वल्स टू R। ओके, एंगल C विल बी इक्वल्स टू R। तो अगर ये एंगल I है, ये एंगल R है, अब हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ के लिए साइन I साइन R चाहिए, लेकिन उससे पहले चलो मैं यहीं पर बता देता हूं। इस ट्राइंगल में साइन I अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, AC। 90 के सामने होता है ना हाइपोटेनस, तो इट विल बी AC, BC अपॉन AC। और इस ट्राइंगल की हम बात करें तो साइन R की वैल्यू क्या आएगी, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनस है अगेन यहाँ पर AC। क्लियर, इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड और BC और AD की वैल्यू पुट करेंगे अभी, V1t और V2t। क्लियर, तो देयरफॉर साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं, दे विल बी कैंसिल आउट व्हेन वी डिवाइड बोथ ऑफ देम। कॉमन एक्सिस है या कॉमन लाइन है, वो कॉमन साइड है सॉरी दोनों ट्राइंगल की। और BC कितना है देखो, B to C ये डिस्टेंस है V1t, टाइम टेकन सेम होगा यहाँ पर, सो इट इज V1t डिवाइडेड बाय V2t। अब डायग्राम में हमने मेंशन कर दिया ना, तो उसको लैंग्वेज में जरूरत नहीं है इतना लिखने की। T से T हो जाएगा यहाँ कैंसिल, T से T हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा, V1 अपॉन V2। और अगर मैं V1 की वैल्यू म्यू की टर्म में लिखूं तो क्या होगा, C अपॉन म्यू1, और ये आ जाएगा C अपॉन म्यू2। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू1 अपॉन C अपॉन म्यू2। एंड लुक हियर, C1 C अगेन कैंसिल आउट, C and C will again cancel out and you will get mu2 upon mu1, जिसको हम लिख सकते हैं mu21, and this is the proof of the Snell's law. Clear? This is the proof of the Snell's law with the help of Huygens principle. यहाँ Huygens principle की लाइन एक कहीं इंट्रोड्यूस कर देना कि यहाँ हर पॉइंट इसका सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स को इमिट करेगा। ओके, तो एक बार वापस मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। दोनों ट्राइंगल्स में हमें I और R लिखने हैं, दोनों में साइन I साइन R फाइंड करने हैं, रेशियो लेना है। वो रेशियो जो आएगा वो V1t V2t का होगा, उसमें t कैंसिल होगा, v को म्यू की टर्म में लिखोगे तो C अपॉन म्यू से v को रिप्लेस करो और फिर C कैंसिल होके आपको म्यू2 अपॉन म्यू1 मिल जाएगा, जो कि स्नेल्स लॉ है। और सेकंड जो इसका पार्ट है स्नेल्स इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो वैसे ही हम प्रूव करेंगे जैसे मैंने उसके रिगार्डिंग बताया था कि दिस वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, क्लियर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड दिस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टेड रे। सो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, 1 2 और ये सरफेस 3। तो उस सिचुएशन में ये तीनों जो होंगे वो भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है। तो क्योंकि दो परपेंडिकुलर है, सब एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम कह रहे हैं कि ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, देन दीज थ्री विल आल्सो लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, सो उसको भी जल्दी से हम नोट कर लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। हियर PA is perpendicular to AB. In short, we can write similarly this N. This is the plane. जो नॉर्मल है यहाँ पर वो क्या है, N है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ND. Sorry, NA is perpendicular to XY. NA is perpendicular to XY. And third one is this AR is perpendicular to CD.
AR is perpendicular to CD. अब उसको लैंग्वेज में लिखना चाहो, इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सरफेस XY के परपेंडिकुलर, और रिफ्रेक्टेड रे इज रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट CD के परपेंडिकुलर. एंड सिंस AB, XY and CD are perpendicular to plane of paper, so this PA, NA and AR will lies in the same plane. पहले हमने लैंग्वेज में लिखा था और इस बार मैंने केवल नेम देके बता दिया. क्लियर? पहले लैंग्वेज में लिखा था, इस बार मैंने केवल नेम देके बता दिया. और इसमें एक पॉइंट और है, इसको नोट कर लो एक बार. ये तो था रेयर टू डेंसर. अगर हमें डेंसर टू रेयर हो गिवन, तो डेरिवेशन के स्टेप्स तो वही है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. उसको मैं यहां पर रीड्रॉ करके बता रहा हूं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ठीक है, मैं यहां पर सेकंड पॉइंट बता रहा हूं कि अगर डेंसर टू रेयर है तो क्या होगा. डेंसर टू रेयर, क्योंकि कई बार आपको ये गिवन होता है कि रेयर टू डेंसर प्रूव करना है या डेंसर टू रेयर प्रूव करना है या वेरीफाई करना है. तो सपोज दिस इज द लाइन, इट इज μ1, इट इज μ2 एंड हियर μ1 इज ग्रेटर देन μ2. ये अब डेंसर हो गया यहाँ पे, और ये रेयर हो गया. जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है. सो इन दिस केस अगेन वी आर टेकिंग इंसिडेंट रे, दिस वन, ये हो गया नॉर्मल इस पर, और इस बार जो ये रे होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. थोड़ा सा इसको मैं और एंगल चेंज कर देता हूं ताकि हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकें. Let this is the incident ray, this is the normal, और यहाँ रिफ्लेक्ट होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी लाइट रे. एक लाइट रे और हम ले रहे हैं इसके पैरेलल. ठीक है, और ये हो जाएगा वो परपेंडिकुलर जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होता है. सिमिलरली ये हो जाएगा वापस इसका सेकेंड वेव फ्रंट. थोड़ा स्ट्रेट रखना थोड़ा सा इनको. So this is the second arrow ray, this is the first and this is second arrow ray, और here also this is the normal, और यहाँ भी एक perpendicular draw करेंगे like this one. तो एक ट्राइंगल बना यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल बनेगा ये सेकंड वाला. अगर इस एंगल को हम I ले रहे हैं तो यहाँ ये एंगल I होगा. इस एंगल को हम अगर R ले रहे हैं, दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज ऑल्सो R. ये डिस्टेंस इस बार होगी v1t और ये v2t, और v2t देखो ग्रेटर है v1t से. यहाँ पर v2 जो होगा वो ग्रेटर होगा v1 से, तो v2t विल बी ग्रेटर देन v1t. क्लियर? बट डेरिवेशन के स्टेप्स वैसे ही रहेंगे ऑलमोस्ट. तो इस डायग्राम का भी ध्यान रखना कि आपको अगर डेंसर टू रेयर गिवन हो तो उस सिचुएशन में नेम वही हो जाएगा, ये AB, ये CD पॉइंट्स, और ये PQ, और ये RS, और इसको आप N1 कह सकते हो, और यहाँ इसको N2. क्लियर? सो द डायग्राम विल बी सेम ऑलमोस्ट, केवल आपको एंगल R को इस बार रे जो होंगी ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होंगी. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर आ जाएगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल था. क्लियर? सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से.